नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग को आवाज़ आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ भाई, ठीक है। क्योंकि सारे जो अपडेट्स है ना, दिन में जो क्लासेस चलती हैं, टाइमिंग का जो इशू रहता है, यहीं पर आपको जो है सॉल्व होकर मिलता रहता है। टेलीग्राम पर जो है जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और सभी को पता है कि भाई यूपी बीएड का फॉर्म आ गया है, बिहार का, एमपी का, राजस्थान का, जितने भी स्टेट है सबके फॉर्म जो है फरवरी लास्ट तक जो है आ ही जाएंगे। और सबके एग्जाम यही आपका अप्रैल लास्ट मई में जो आपका हो जाएगा। तो सब लोग तैयारी करते रहो। और हमारा ये जो नया वाला बैच अभी चल रहा है, बिल्कुल आपका बिल्कुल नया आपका स्टार्ट हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि अभी जो न्यू बैच का जो ऑफर है मैंने एक्सटेंड कर दिया है। पहले फोन 10 फरवरी तक था, बट ये आपका 25 फरवरी तक कर दिया है। तो 25 फरवरी तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, और वैसा आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, किसी भी आपके स्टेट के हो, और तब तक ये आपकी इसकी जो वैलिडिटी है रहने वाली है। क्या क्या चीजें मिल रही मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। जितने भी आपके ये सब्जेक्ट है, चाहे जीके जीएस हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे रीजनिंग मैथ हो गया, जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सारे स्टेट वालों के लिए, चाहे इंग्लिश तक हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चाहे रीजनिंग की पूरी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, बेसिक से एडवांस से, हिंदी की थ्योरी, प्रैक्टिस सेशन, एडवांस आपको यहाँ पर जीके का, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। इसके अलावा मैराथन क्लासेस जो आपकी चलती हैं, और टेस्ट सीरीज हो गया, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है आपको। यहाँ पर हिंदी और रीजनिंग की जो टेस्ट सीरीज है, और जीके के टेस्ट सीरीज, यानी कि 20-20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन है, यानी कि सबके आपको 1000-1000 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में दिया गया है। और ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, हिंदी का और जीके जिसका ई बुक भी आपको इस वाले बैच में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भैया। आपको डीओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करो, कोर्सेज में जाओ, या आपको यहाँ पर सबसे ऊपर मिल जाएगा द्रोणाचार्य बैच, इसको क्लिक करो, ओपन करो। उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप जो है बाय नाउ कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, गूगल पे से, फोन पे से, या आप जो है पेटीएम से, या अदर पे क्लिक करके आप किसी दूसरे का यूपीआई यूज करके आप किसी दूसरे मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़िए और अपनी तैयारी को जो है एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया शुरू करते हैं आपका आज का ये सेशन। आप सभी को पता है कि हम लोग जो है जीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे जीएस के प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ये जो सीरीज है, ये ऐसे सीरीज है कि आपके बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उनको यहाँ पर रखा गया है। क्लियर है? तो इसको ध्यान से देखो और पढ़ते हैं जो आया हुआ है और क्या आ सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो देख लो भैया, यहाँ पर क्या है जरा देखो। कहा गया है किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ध्यान दो, पूरी बात समझो। कहा गया किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सरकार अंतिम निर्णय लेती है, वो शक्ति जो हो, वो जो लोगों द्वारा, जैसे आप मतदान करते हैं तो मतदान करने पर जो सरकार बनाते हैं वही उसका अंतिम निर्णय दे सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब चुनाव जहां पर हुआ, यानी लोगों द्वारा जो चुना गया, वहां पर लोगों द्वारा चुनाव अगर किया गया, तो आप सभी को पता है जैसे अपना भारत है और अपने भारत में चुनाव होता है। सोचो, अपने भारत में क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव होता है तो आप किसी न किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, या किसी न किसी को जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं, या किसी न किसी को ग्राम प्रधान बनाते हैं, या पार्षद बनाते हैं। जो भी बनाते हैं आपके द्वारा ही तो बनाए जाते हैं। आपके द्वारा चुनाव जो होता है, आप अपने मत का दान करते हैं, तभी तो अगला जो है जिस पद पे रहता है उसी के अनुसार वो निर्णय ले पाता है। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, जहां पर चुनाव होता है ऐसे देश को हम लोग तांत्रिक देश कहते हैं, और वही होता है कि वो अंतिम निर्णय ले सकता है वही जो लोगों द्वारा चुना गया है। तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ पा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। जो लोग ऑप्शन नंबर 2 आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। यानी जो है सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास लोकतांत्रिक कहलाता है। क्लियर है? हाँ, तो लोकतांत्रिक जो देश है उसमें ये शक्तियां निहित हैं, ये शक्तियां दी गई हैं। तो आप सभी लोगों ने, जो लोग आप
ऑप्शन नंबर 2 को आंसर कर चुके हो, उन सभी का एकदम सही है। लोकतांत्रिक का मतलब यह होता है कि लोगों द्वारा जैसे मान लो आपको एक ही बार मौका मिलता है चुनाव करने का, आपको जो सरकार अच्छी लगे वो सरकार आप चुन सकते हैं। आपको अपनी मर्जी से सरकार चुनना है, ये नहीं है कि नहीं, अगर जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं कि अगर पिताजी राजा है तो उनका बेटा ही राजा होगा और कोई नहीं बन सकता, उनके बेटे का बेटा ही राजा होगा, ऐसे राजा हुआ करता था। तो ये जो थे इन्हें राजशाही कहते थे, इन्हें निरंकुश कहते थे। इन्हें क्या कहते थे? निरंकुश कहते थे। लेकिन अगर कहीं पर आपको चुनाव करने की प्रक्रिया है कि आप सरकार को अपने चुनाव से, अपने मत से चुन सकते हैं, तो ऐसा देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर दूसरा टिक कर पा रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। अगला देख लो, कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, जरा बताओ, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। अब आप सभी लोग, बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से दे सकते हैं। चलो भैया फटाफट बताओ, चलो। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग एकदम सही बताएंगे। हाँ ध्यान दो, यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, कहा गया है कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं जो राजनैतिक कार्यपालिका होता है उसका हिस्सा कौन होता है? वित्त मंत्री भी होता है, आप जानते हैं रक्षा मंत्री भी होता है, विदेश मंत्री होता है। लेकिन रक्षा मंत्री तो होता है, क्या? रक्षा मंत्री तो होता है, लेकिन ये जो सचिव है, क्या है? ये जो रक्षा मंत्री का सचिव है, ये सचिव कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उनका एकदम सही है। ध्यान देना, अगर रक्षा मंत्री कहा जाए तो रक्षा मंत्री कार्यपालिका के हिस्से में आते हैं, लेकिन इनके सचिव के बारे में बात करें तो सचिव इनके हिस्से में नहीं आते। ध्यान दो, जिनको चुनाव द्वारा बनाया जाए, जो चुनाव द्वारा बनाए जाए किसी न किसी प्रकार से, वही कार्यपालिका के हिस्से होते हैं, अन्यथा और कोई नहीं होता है। आप बताओ, क्या सचिव का कभी चुनाव होता है? अभी कह दे सचिव के अलावा कह दे चलो रक्षा मंत्री का ड्राइवर है, तो अगर रक्षा मंत्री कार्यपालिका से संबंधित है तो उनका ड्राइवर भी होगा, कह दिया जाए भाई। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप हैं तो आप हैं, यानी आप चुनकर आए हैं तो आप हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं कि रक्षा मंत्री का सचिव जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, एकदम सही आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है भैया, चलो तो अगले प्रश्न का आंसर फटाफट देख लो आप लोग, बताओ। कहा गया भारत में नए राज्यपाल का गठन किस बहुमत से होता है? विशेष बहुमत से होता है, बिना किसी बहुमत के होता है, या इनमें से कोई नहीं, या सरल बहुमत से होता है? सबसे आसान सी बात है, आप जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसमें आंसर क्या आने वाला है। चलो फटाफट बताएंगे भैया इसमें आंसर क्या होगा। चलो देखा जाए, देखो आसान सा है। भारत में नए राज्यपाल का गठन विशेष बहुमत से नहीं होता है, सरल बहुमत से होता है। किससे होता है? सरल बहुमत, या इसे हम कहते हैं साधारण बहुमत। क्या कहते हैं भैया? सरल बहुमत, या कहीं कहीं पर मिलता है साधारण बहुमत होता है। तो इसके द्वारा जो है भारत के नए राज्यपालों का गठन किया जाता है। आप जानते हैं भारत के राज्यपाल नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान दो, भारत के राज्यपालों का गठन कैसे किया जाता है? सरल बहुमत से या साधारण बहुमत से किया जाता है। ठीक है, हाँ, भारत के राज्य में राज्यपाल पाए जाते हैं, आप सभी को पता है। जैसे देश में
भारत का प्रथम नागरिक अगर पूछे, देश में प्रथम पूछा जाए तो राष्ट्रपति होता है। अगर राज्य का प्रथम नागरिक पूछा जाए तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्लियर है? चलो, तो ऑप्शन नंबर बी, सरल बहुमत से इनका गठन किया जाता है। अगला, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ध्यान देना, ये करता है नहीं, करता था, क्योंकि आप सभी को पता है, ध्यान देना, अब ये प्रदान नहीं करता, ये करता था, क्योंकि अब ये हट चुका है। अब आप बताइए क्या होगा? चलो देखा जाए। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में 2019 में बीजेपी सरकार के द्वारा, जब बीजेपी सरकार जो है दोबारा चुनाव में आई, तो आपको पता है कि आपके प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनके पहले सरकार के बाद जब दूसरी सरकार में उन्होंने जो है दूसरा सरकार उन्होंने आया, आप सभी लोग जानते हैं उनके सरकार में ही, सीधा सीधा बात सोचो, सरकार कौन सा ये नहीं मतलब है, उन्हीं के सरकार में 2019 में जो है 370 को हटा दिया गया है। कौन सा? 370 को हटा दिया गया है, जो पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। ये पहले के प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, पहले के अगर प्रश्न में आता तो ये जम्मू कश्मीर को क्या करता? विशेष राज्य का दर्जा देता। लेकिन अब क्या हुआ है? 370 को हटा दिया गया है। अब 370 यहां पर नहीं रह गया है, अर्थात जम्मू और कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, विशेष राज्य का मतलब यह है कि मान लो कोई आपात लगता है, कोई आपातकाल आता है, या किसी प्रकार की अगर कोई उपबंध है जो अन्य राज्यों में लग सकता है, वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सब उपबंध लगते थे। इसीलिए कहा जाता है कि 370 अनुच्छेद के द्वारा जम्मू और कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन इस दर्जे को अब हटा दिया गया है, क्योंकि 370 ही हट गया है, तो आपके विशेष राज्य का दर्जा भी हट गया। क्लियर? पहले के अनुसार होता तो जम्मू और कश्मीर हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। आपको पता है कि यहां पर 370 और 35 के ए, अनुच्छेद 35A, ये दो जो अनुच्छेद इससे संबंधित हैं, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर से। इसको भी जो है यहां से हटा दिया गया और इसको भी हटा दिया गया, 370 और अनुच्छेद 35 का ए। इन सभी चीजों को याद रखेंगे, तो ये ध्यान देंगे, पहले था अब नहीं है, जम्मू और कश्मीर पहले था अब नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अब हट गया है, ये बात आपको याद रखना है। पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता था जो अब हट गया है, तो जम्मू और कश्मीर आपके आंसर में आ जाएगा। ठीक? हाँ, अगला देखो, 42वां संविधान संशोधन को के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख देता हूं। इसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं? जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। चलो फटाफट आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलो, आया आप सभी का आंसर? चलो देखा जाए, ध्यान दो, यहां पर देखो, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां, ये पहली बात तो हुआ कब? आप जानते हैं 1976 ईस्वी में। कब हुआ? 1976 ईस्वी में हुआ। यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना गया है। क्या हुआ है? यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना गया है और सबसे अधिक विस्तृत भी है। क्या है? सबसे अधिक विस्तृत संविधान संशोधन 42वां है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। आप लोग जानते हैं कि यह पहला ऐसा संविधान संशोधन है जहां पर पहली बार, ध्यान दो, जहां पर पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? प्रस्तावना में संशोधन।
आई बात समझ में? सीधा पूछ लेता है कि पहली बार संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 1976 ईस्वी में हुआ। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो आप सभी लोग बता सकते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ठीक है भैया? हाँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1976वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा आपके भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य जो आप लोग जानते हैं, क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य। क्लियर है? जो आप लोग जानते हैं भाग 4A में निहित है। और ये जो मूल कर्तव्य है किस समिति द्वारा जोड़ा गया, तो आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये सिफारिश पर यह आया था। ये पूछ लिया जाता है, आप सभी से पूछ लिया जाता है कि ये जो मूल कर्तव्य है, पहले इस संविधान संशोधन द्वारा कितना जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद आपको पता है एक बाद में बढ़ाया गया है जो 12 है, लेकिन इस संविधान संशोधन में कितना है? 11 है। आप जानते हैं इसमें कितना है? इसमें केवल 10 ही जोड़े गए थे। याद रहेगी बात? तो इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान के नाम से जानते हैं। किस संविधान के नाम से? लघु संविधान के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो लोग आंसर लगातार कर पा रहे थे, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, चलो ध्यान दो। ये आई बात समझ में आप सभी का? हाँ, तो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं, इसको आसानी से याद रखिएगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया? 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस भाग में? भाग 4A में। और भाग 4 का मतलब अनुच्छेद भी किस में? 51A के अनुसार। ठीक है? और किस समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं। ये सब आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 लघु संविधान इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विस्तृत संशोधन किया गया था। आगे देखा जाए, आगे देखो, कहा गया भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? जल्दी जल्दी बताओ। अब बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, फटाफट बताएंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? हाँ चलो ध्यान दो। ये ध्यान दो, कहा गया भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें, कहां पर? मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितना था? आप जानते हैं मूल संविधान में भाग, आप जानते हैं कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक, 22 भाग। कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 395 थे। अनुसूची कितने थे? आप जानते हैं अनुसूची क्या? अनुसूची थी 8। ध्यान दें, मूल संविधान में 12 भाग और कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए, वर्तमान में, तो ध्यान देना, वर्तमान में भाग हो गए हैं 25, अनुच्छेद हो गए हैं, आप सभी को थोड़ा सा देखो, बहुत क्लियर डाटा भी नहीं है, लगभग 448 प्लस हैं। और अनुसूची जो है आप सभी लोग जानते हैं, अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? आप सभी लोग जानते हैं
12 अनुसूचियां हैं। तो जो लोग आंसर कर रहे हैं देख लो, मूल संविधान में कितने 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। कितने अनुच्छेद 448 प्लस है और अनुसूची कितने हैं 12 है। क्लियर हुआ यहां तक? कोई समस्या है किसी को? नहीं। चलो, तो क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर 4। जो लोग 25 आंसर कर पा रहे हैं उनका पूर्ण रूप से सही है। ठीक है भैया? हाँ बिल्कुल। आगे देखा जाए क्या होगा। आगे देखो, कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया मौलिक कर्तव्य। अब आप बताएंगे मौलिक अधिकार, जल्दी से बताओ। आप सभी लोग जानते हैं ये जो मौलिक अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार। आप सभी को पता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जरा बताओ। मैं इतना बता दे रहा हूं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। किसको? आप सभी को पता है मौलिक अधिकारों को दिया गया है। लेकिन ये आप सभी लोग जानते हैं किस भाग में रखा गया है? आप ध्यान दो, भाग 3 में। भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार को और भाग 4 में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक, तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 3 जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उनका सही है। इसीलिए मैंने जो प्रश्न एक्स्ट्रा बन सकते थे उसको मैंने 42वें संविधान संशोधन में आपको पहले ही बता दिया कि 10 जोड़े गए थे। क्लियर है? हाँ, तो ये आपके मैंने बताया जो मौलिक कर्तव्य थे वो भाग 4A में लाए गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। लेकिन जो भाग 3 है इसके द्वारा किसको लाया गया? मूल मौलिक अधिकार को लाया गया, या हम कह सकते हैं भारत के मूल अधिकार को लाया गया। ठीक है भैया? क्लियर है यहां तक? चलो आगे देख लेते हैं। देखो, आसान सा प्रश्न है, महावीर का जन्म कहां हुआ था? जल्दी जल्दी बताएंगे। जो महावीर जी हैं इनका जन्म कहां पर हुआ था? चलो, भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? चलो जल्दी जल्दी से बताएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो महावीर हैं इन्हें भगवान भी कहा जाता है भगवान महावीर। क्या कहते हैं? भगवान महावीर। भगवान महावीर का जन्म अगर पूछे, भगवान महावीर, इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान देंगे कब हुआ था? पहली बात तो 599 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था अगर पूछे, स्थान पूछ ले इनका जन्म स्थान, तो ध्यान देना बिहार राज्य में एक वैशाली नामक जगह है और वैशाली नामक जगह के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। आप सभी को पता है कभी कभी पूछ लेता है वंश क्या था, तो वंश ध्यान देंगे क्या था? एक उस वक्त था इक्ष्वाकु वंश। क्या था? इक्ष्वाकु वंश था। तो कहां हुआ था? आप सभी लोग ध्यान देंगे इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। यहां तक क्लियर है? आई बात समझ में? हाँ, इक्ष्वाकु वंश के राजा, आपको पता है इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। आप सभी लोग यह बात ध्यान दे सकते हैं। ठीक है? जिनका नाम था राजा सिद्धार्थ। क्या नाम था? इक्ष्वाकु वंश। और इनके पिता जो थे, पिता को भी पूछ लेता है, ध्यान दो, पिता का नाम था
राजा सिद्धार्थ, क्योंकि राजा थे तो क्या नाम था, राजा सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इनकी माता का क्या नाम था, त्रिशला। इनकी माता का क्या नाम था भैया, त्रिशला नाम था। क्लियर है। कभी कभी पूछ लेता है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम था राजकुमार वर्धमान। क्या नाम था, राजकुमार वर्धमान। क्लियर है, याद रहेगा। तो क्या आंसर करेंगे आप सभी लोग, कुंडग्राम। कुंडग्राम या कुंडल ग्राम कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, दोनों सेम सेम है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से क्लियर है। ठीक है भैया, हाँ चलो, तो ये चीजें आपको याद रखना है महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे आप सभी को पता है जैन धर्म, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है, ये जैन धर्म के, आपको पता है जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से, 24वें तीर्थंकर। क्लियर रहेगा यहां तक। चलो ऑप्शन नंबर 3, अगला प्रश्न का आंसर जल्दी जल्दी आप बताएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट बताएंगे। कहा गया है कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आसान सा है, कुषाण राजवंश के संस्थापक की बात करें तो कौन थे, कुजुल कडफिसेस। खतरनाक है, कौन थे, कुजुल कडफिसेस थे इसके संस्थापक। ठीक है, हाँ, जिनका कार्यकाल रहा था कब से कब तक, कुषाण वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा है ये आप जानेंगे। कुजुल कडफिसेस कब से कब तक, 30 ईस्वी से 80 ईस्वी तक। क्लियर है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं और आप सभी का एकदम से क्लियर है। आई बात समझ में यहां तक, बिल्कुल हट गए हैं, आप सभी लोग आराम से देख सकते हो। चलो आगे देखा जाए, हाँ चलो ध्यान दो, आगे देखा जाए, आगे क्या है। चलो भैया अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलो ध्यान, तो याद रहेगा, हाँ ध्यान दें। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसेस थे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो है वंश में पड़ी फूट का लाभ उठाया गया, इस वंश में क्या हो गया, फूट भी पड़ गई थी और फूट पड़ने के बाद 78 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना दोबारा की गई। ये पहले साम्राज्य के रूप में था, फिर ये क्या बन गया, कुषाण वंश के रूप में जाने लगा। किस वंश के रूप में, कुषाण वंश के रूप में जाने लगा। कब, 78 ईस्वी में। ठीक, हाँ, तो ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे, आप सभी को ये चीजें याद रखना है। क्लियर है, हाँ। कहा जाता है कनिष्क के शासनकाल के दौरान कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर था। कहां था, कनिष्क के शासनकाल के दौरान कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर था। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये संस्थापक पूछा गया है और ये क्या है, स्थापना है। ये क्या है, स्थापना है। संस्थापक है कौन, कुजुल कडफिसेस। आगे देखा जाए, चलो आगे देख लो क्या है। हाँ, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, जल्दी जल्दी बताओ। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, हाँ चलो
फटाफट बताएंगे। ध्यान दो, पल्लव वंश की राजधानी आसान सा है, देख लो, कांचीपुरम में थी। कहां थी? कांचीपुरम, जो अभी कहां है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी थी। जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर पा रहे हैं उनका पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। अगला देख लिया जाए। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद क्या है? प्राचीन है, सबसे प्राचीनतम है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी इसके बारे में बताएंगे। चलो, हाँ, ध्यान दो, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? चलो, हाँ भैया, चलो, तो इसको याद रखेंगे। सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद को माना जाता है। एक बार नहीं बहुत बार आया है, जिसमें 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है, जिसे आप भजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भजन कहते हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसे क्या कहते हैं? सबसे पुराना क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। अगर सबसे नया वेद आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे सबसे नवीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। क्या है? नवीनतम है अथर्ववेद। और प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 2 आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम क्लियर है। चलो आगे देख लिया जाए। ध्यान दो, आगे देखते हैं क्या है। कहा गया है महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? ध्यान दो, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर छापेंगे, फटाफट बताओ। हाँ, चलो जल्दी जल्दी बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। हाँ, चलो, ध्यान दो। तो यहां पर ध्यान दो, सबसे पहली बात गोलमेज सम्मेलन की बात की गई है। तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? आप सभी को पता है कुल गोलमेज जो सम्मेलन थे, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? आप सभी लोग जानते हैं 3 हुए थे। कौन कौन सा और कब? आप जानते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहे थे। और ये गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं लंदन में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में। कब हुआ? आप सभी लोग जानते हैं पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। क्लियर है? पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 ईस्वी में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? आप सभी लोग जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हो गए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इन 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो उस वक्त गांधी जी आपको पता है अपने देश में सबसे अधिक चर्चा में थे।
तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बार बार बुलाया गया, लेकिन गांधी जी की कुछ शर्तें थीं कि मैं तभी आऊंगा जब हमारी शर्तें मानी जाएंगी। तो उस वक्त लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी के सारे शर्तों को मान लिया गया। वहां की सरकार ने, आप जानते हैं, जो है सारे इनकी बातों को मान लिया था, क्योंकि उस वक्त वहां ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कहा जाता है विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल ने कहा जो है इरविन को, क्योंकि लॉर्ड इरविन उस वक्त वायसराय था, उसने कहा चाहे जैसे लाओ गांधी जी को लाओ, उनकी शर्तों को मानो। तो उनकी शर्तों को जो है इन्होंने 6 सूत्रीय मांग की, इन्होंने मांगा भी। इन्होंने कहा कि हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है, कैदियों को माफ करने के लिए कहा था, जो उनके कैदी पकड़े गए हैं उनको छोड़ दीजिए। उन्होंने मान लिया था, लेकिन जब ये उस वक्त गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो इनकी महत्वपूर्ण 3 क्रांतिकारियों को, आप सभी को पता है, फांसी दे दिया गया था। किसको किसको? आप जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। इनके उस वक्त ये लंदन में ही थे, इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और किसी में नहीं, गांधी जी केवल और केवल कहां पर भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग दिए थे। गांधी जी शामिल हुए थे। गांधी जी शामिल हुए थे। और इन्हीं गांधी जी के साथ में, क्योंकि गांधी जी जो है भारतीयों का एक क्या थे? लीडर थे, लेकिन इनके साथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका और निभा रही थी, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था भैया? सरोजनी नायडू नाम था। सरोजनी नायडू ने क्या किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारतीय महिलाओं के संगठन को संभाला था। क्लियर है? तो इन्होंने किसको संभाला था? भारतीय महिलाओं के संगठन को संभाला था। ठीक है भैया? तो ध्यान देंगे इस बात को। चलो, तो ठीक है, भारतीय महिलाओं के संगठन को इन्होंने संभाला था, ये बात ध्यान देंगे। इन्होंने क्या किया? लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। भारतीय महिलाओं के संगठन का प्रतिनिधित्व किया। क्या किया? प्रतिनिधित्व किया। याद रखेंगे इस बात को। तो ये हो गया। आपको पता है, जब गांधी जी वहां पर गए थे जो है विंस्टन चर्चिल के पास, उसी वक्त द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी को विंस्टन चर्चिल द्वारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही विंस्टन चर्चिल ने, कौन खतरनाक है, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर भी कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। क्यों? क्योंकि आपको पता है गांधी जी आधी साड़ी ओढ़ते थे, धोती, और आधी धोती वो पहन लेते थे। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप अर्धनग्न फकीर लग रहे हैं। आपको यहां पर एक बात और ध्यान देना है, 1931 में ही क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या आएगा? इतना बताने के बाद भी आपको अगर बताना पड़े तो उचित नहीं है।
फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उनका पूर्ण रूप से सही है। क्लियर है? सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर, चलो ध्यान दो, यहां पर मैंने आपको बताया था कि दूसरे, हाँ चलो ध्यान देना इस बात को। चलो देखा जाए भैया, आगे देखा जाए। कहा गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है? फटाफट आप इसका आंसर बताएंगे। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। हाँ चलो 1 मिनट, 1 मिनट भैया, ठीक है ठीक है। सर जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, सॉरी भैया। देख लो यहाँ पर, ये एक बार देख लेंगे फिर से। मैंने क्या कहा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है? तो आप जानते हैं किस जल प्रणाली पर है, ठीक है। तो देख लो किस जल प्रणाली पर है। ये नेशनल हाईवे 1 पर है। इसे कहते हैं नेशनल वाटर वे 1। जो है कहां पर है? गंगा भागीरथी हुगली नदी, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है। जो दूसरा मैंने बताया भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं क्या नाम है? एडम सेतु है। क्या नाम है? एडम सेतु, जो चूने पत्थर के रेतों से बना हुआ है। क्लियर है भैया? ठीक, आशा करते हैं आप सभी लोग इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे, आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।